नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे, यानी कि प्रशिक्षण की क्या विधियाँ है। ड्यूटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र पढ़ेंगे, सुपरवाइज़र के क्या कर्तव्य है। और तीसरा है रोल ऑफ एचआरडी इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण की विधियाँ। अब कोई भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में जब नया एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाता है या नया वर्कर रिक्रूट किया जाता है, तो उस नए वर्कर को उसके कार्य के बारे में या इंडस्ट्री के कार्य के बारे में उसको सिखाया जाता है या उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तेरे को कौन सा कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग देने की जो विधियाँ है वो मुख्य तौर से 6 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहली है अनुभवी श्रमिक द्वारा प्रशिक्षण, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी कोई पुराना वर्कर कार्य कर रहा है या फिर जो एक्सपीरियंस वर्कर काम कर रहा है, वो वर्कर जो न्यू एम्प्लॉय या न्यू वर्कर आ रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रशिक्षण में नए श्रमिक को एक अनुभवी श्रमिक के पास रख दिया जाता है। इसमें जो भी न्यू वर्कर आ रहा है उसको ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो वर्कर कार्य करता है या एक्सपीरियंस वर्कर कार्य करता है उसके पास उस नए वर्कर को रख दिया जाता है। वो नया वर्कर क्या करता है, जो पुराना वर्कर जिस प्रकार से कार्य करता है उसको कार्य को देखता है, उस कार्य की उसको नकल करने की यानी कि सीखने की कोशिश करता है उस कार्य से कि फ्यूचर में उसको उसी प्रकार से कार्य करना है जैसे अभी पुराना वर्कर कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसी बीच में जो पुराना वर्कर होता है वो नए वर्कर को बीच बीच में उसको निर्देश देता रहता है, उसको गाइडेंस देता रहता है कि आपको इस प्रकार से यह कार्य करना है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो नया वर्कर होता है वो टोटली पुराने वर्कर पर ही डिपेंड करता है। अब इसमें जैसा पुराना वर्कर कार्य करेगा वही कार्य को नया वर्कर सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रशिक्षण के कुछ हानियां भी होती है। अब जो हानियां हैं वो देखिए, अनुभवी श्रमिक में प्रशिक्षण देने की क्षमता न होने पर सही प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाता। अब ऐसा भी कभी हो सकता है कि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस वर्कर है, उसमें ट्रेनिंग देने की क्षमता नहीं हो, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो, तो उससे क्या होता है कि पुराने वर्कर को या पुराने वर्कर की सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, कारीगर का कार्य धीरे धीरे होने से उत्पादन में कमी हो जाती है। अब क्या होता है कि जब भी एक्सपीरियंस वर्कर यानी कि इंडस्ट्री में कार्य करने वाला ही वर्कर जब नए वर्करों को ट्रेनिंग देता है तो क्या होता है कि उस पुराने वर्कर की भी स्पीड स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री के उत्पादन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कुशल कारीगर को प्रशिक्षण देने में रुचि न होने पर नए श्रमिक को प्रोत्साहन नहीं मिलता। कभी कभार क्या होता है कि जो भी ओल्ड वर्कर है, पुराना वर्कर है, उस पुराने वर्कर को किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देने में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे क्या होता है कि नया वर्कर जो आया है उसको सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वो उस चीज़ के प्रति मोटिवेट नहीं हो पाएगा। कुशल कारीगर के गलत तरीके से कार्य करने पर नया श्रमिक भी उसी गलत तरीके से कार्य करना सीख जाता है। अब इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे पुराना वर्कर कार्य करता है, नया वर्कर भी उसी प्रकार से कार्य करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से वो सीखता है। तो यदि कोई पुराना वर्कर अपने कार्य में कोई गलती कर रहा है तो नया वर्कर भी उसी गलती को देखकर वो भी अपने कार्य में उस गलती को दोहराएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से वो भी गलती को सीख लेता है। उद्योग में प्रोत्साहन योजना लागू करने पर कुशल श्रमिक नए श्रमिक के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं देता क्योंकि इसका असर उसके उत्पादन पर। अब यदि किसी इंडस्ट्री में अच्छा कार्य करने पर उसको प्रोत्साहन मिलता है तो क्या होता है कि जो भी पुराना वर्कर होता है उस पुराने वर्कर को जब अपन किसी नए वर्कर को ट्रेनिंग देने का कहते हैं तो उसका सीधा क्या होता है कि उसके प्रोडक्शन पर या उसके वर्क इफिशिएंसी में उसका इफेक्ट आता है। तो क्या है, किसी इंडस्ट्री में से प्रोत्साहन मिलता है तो उसका उस पूरी इफिशिएंसी के उस समय पूरी इफिशिएंसी के साथ वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो जो ओल्ड वर्कर है वो नए लोगों को ट्रेनिंग देने से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे जो कि एक अनुभवी श्रमिक द्वारा प्रशिक्षण नए श्रमिक को दिया जाता है तब इन कमियों को फेस किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सुपरवाइजर द्वारा प्रशिक्षण। अब सुपरवाइजर द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इस
में जो भी न्यू वर्कर है उसकी ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा किस पर होता है, सुपरवाइजर पर डाल दिया जाता है कि जो भी इंडस्ट्री में जो कार्य करते हैं उन इंडस्ट्री में जो कार्य करने वाले वर्करों पर एक सुपरविजन के लिए व्यक्ति रखा जाता है जिसको सुपरवाइजर बोला जाता है। तो उसको किसी न्यू एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उनको सौंप दिया जाता है। तो जो भी सुपरवाइजर होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह नए श्रमिक को सही तरीके से प्रशिक्षण दे। जो भी सुपरवाइजर लगा हुआ है उसको यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप जितने भी नए वर्कर आए हैं उन सभी को सही तरीके से आप ट्रेनिंग दें, ठीक है। इसी श्रमिक से उसे प्रशिक्षण के पश्चात कार्य भी लेना होता है। जब न्यू वर्कर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो वर्कर फिर उसी सुपरवाइजर के अंडर कार्य करने लगता है। इसीलिए सुपरवाइजर ये सोचता है कि मैं उसको अच्छी तरह से उसको उस कार्य के बारे में समझा पाऊँ, या फिर उसको सुपरवाइजर क्या होता है, रुचि लगाकर उसको उस ट्रेनिंग देने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वांटिटी में भी और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है या उसमें और बढ़ोतरी होने लगती है। अब इस ट्रेनिंग का जो मुख्य दोष है वो है कि प्रशिक्षण से सुपरवाइजर के स्वयं के कार्य में बाधा पड़ती है। अब जब सुपरवाइजर को एडिशनल वर्क दिया जाता है तो उसका जो मुख्य कार्य होता है सुपरवाइजर का, उसमें वो रुकावट आने लगती है, ठीक है। तो दूसरा था सुपरवाइजर द्वारा प्रशिक्षण। तीसरा है प्रशिक्षण केंद्र। जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर बने हुए होते हैं, उनके द्वारा भी नए एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए पृथक से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जो भी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती है उन बड़ी इंडस्ट्रियों में जो नए एम्प्लॉय आते हैं उन एम्प्लॉइयों के लिए प्रशिक्षण, तो जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं उन एम्प्लॉइयों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने के लिए न्यू ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश की जाती है। हो सकता है वो इंडस्ट्री के अंदर ही वो ट्रेनिंग सेंटर हो और हो सकता है वो इंडस्ट्री के बाहर हो, ठीक है। तो प्रशिक्षण देने के लिए अलग से अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है। इससे श्रमिक को जॉब से संबंधित अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। अब इस प्रकार के ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर बने हुए होते हैं उन ट्रेनिंग सेंटर पर नए श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाती है, अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है। उससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं जैसे सुपरवाइजर है, वर्कर है, उन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता। इन नए एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग से ही अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाती है, जिनका सिर्फ ये कार्य होता है कि जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनको वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। केंद्र फैक्ट्री से अलग होने से फैक्ट्री के कारण होने वाली बाधाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जहां श्रमिक अच्छी तरह से कार्य सीख सकता है। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जगह पर जो इंडस्ट्री का जो कार्य चल रहा है वो होता है उस इंडस्ट्री के कार्य से सेपरेट उनका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता या उसके प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होता और जो न्यू वर्कर है वो अच्छी तरह से उसके कार्य को सीख सकता है, ठीक है। इस प्रकार के केंद्र में फैक्ट्री जैसी वास्तविक दशाएं ला पाना तथा महंगी मशीनें प्रशिक्षण के लिए उपयोग में ला पाना कठिन होता है। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उप कार्यशाला प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित की जाती है। अब जो बड़ी बड़ी मशीनें जो इंडस्ट्री में कार्य करती है उन मशीनों को या उन बड़ी मशीनों को ट्रेनिंग सेंटर में स्थापित करना तो मुश्किल होता है या थोड़ा कठिन होता है, परंतु उसके जैसे ही एक प्रशिक्षण केंद्र को बनाने की वो इंडस्ट्री वाले पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो भी नया एम्प्लॉय आया है उस नए एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री जैसी उसमें फीलिंग आए कि इंडस्ट्री में जैसा कार्य चल रहा है वैसा का वैसा उस प्रशिक्षण केंद्र पर वो कार्य करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें मशीनें व अन्य उपकरण वैसे ही होते हैं जैसे वास्तविक उत्पादन कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जैसा इंडस्ट्री में जैसे मशीनें लगी हुई उपकरण लगे हुए वैसे ही वो ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित करें। इस कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को मशीनों पर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाता है तथा होने वाले अपव्यय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब जो भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में जो न्यू वर्कर है उनको पूरी फ्रीडम होती है उस कार्य को सीखने के लिए। जैसे सीखने में यदि कोई मटेरियल वेस्ट जा रहा है तो उसकी तरफ भी वो ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडस्ट्री वालों का मेन मोटो होता है कि वो जो न्यू वर्कर आए वो न्यू वर्कर इंडस्ट्री के कार्य को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है।
इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र के कारण उत्पादन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो पाती। इसका स्वरूप संस्थान में प्रशिक्षण की भांति ही होता है। अब पूरा ट्रेनिंग सेंटर अलग से स्थापित होने के कारण कि इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन है उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती या इंडस्ट्री में कार्य करने वाले दूसरे एम्प्लॉइयों को कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जो नेक्स्ट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के एक उद्योग होता है। उद्योग के लिए कारीगर तैयार करने का भार उद्योग के बाहर प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर होता है। जो भी ITI होती है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है, उन संस्थानों को ये जिम्मा दिया होता है कि इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए आप नए श्रमिकों या नए वर्करों को तैयार करो, स्किल्ड लेबरों को तैयार करो। जो भी इंडस्ट्री में जो कार्य चल रहा है या इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटी चल रही है उन्हीं एक्टिविटी से रिलेटेड आप अपनी संस्थानों में उनको ट्रेनिंग दो। ठीक है, तो इस प्रकार के काफ़ी संस्थान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा खोले जगह जगह पर गवर्नमेंट द्वारा ITI खोले गए हैं। उन ITI में जो भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों को बेसिक वर्क सिखाया जाता है कि आपको इंडस्ट्री में जाकर क्या कार्य करना है। ठीक है, इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक दस्तकारी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और इन सभी ITI जो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनमें इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्ड किया जाता है। ठीक है, जिसकी अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष होती है। नॉर्मली जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल या 2 साल ही होती है। इस प्रशिक्षण के बाद उद्योग को तैयार श्रमिक मिल जाते हैं तथा उन्हें बहुत ही थोड़े प्रशिक्षण के पश्चात सीधे उत्पादन कार्य पर लगाया जा सकता है। तो ITI में जो पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंटों को ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री के वर्क के बारे में उनको बता दिया जाता है। तो जब इंडस्ट्री वाले इनको रिक्रूट करते हैं तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती। उनको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन उन मशीनों के बारे में, उनके कार्य के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देकर ही उनसे कार्य लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण। जो 5th है शिक्षुता कार्यक्रम, जो गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रेंटिसेस एक्ट लाया हुआ है, प्रशिक्षुता कार्यक्रम लाया हुआ है। इस कार्यक्रम के द्वारा भी इंडस्ट्री द्वारा नए एम्प्लॉइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करने की और काफ़ी प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने शिक्षुता अधिनियम भी लागू किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक है कि वह कुछ प्रशिक्षुओं को अपने कार्य का प्रशिक्षण दे। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि प्रशिक्षुता अप्रेंटिसेस एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी नए या फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने अपना डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट की है, उन स्टूडेंटों को किसी भी इंडस्ट्री द्वारा वहाँ पर कुछ समय के लिए, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी होता है, डिपेंड करता है उसका डिग्री और डिप्लोमा पर। तो 1-2 साल के लिए उनको उस इंडस्ट्री द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बदले में उनको सैलरी नहीं दी जाकर उनको एक स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि उनके रहने खाने का खर्चा मिलता है। उस खर्चे से उनको अपने रहने खाने का उनकी व्यवस्था करनी होती है। और उसके द्वारा जो स्टूडेंट के द्वारा है कि वहाँ पर इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उन एम्प्लॉयों के साथ में वो वर्क किया जाएगा या सिखाया जाएगा उसको कि इस इंडस्ट्री में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है शिक्षुता कार्यक्रम। इन प्रशिक्षुओं पर यानी कि जो भी फ्रेशर है उन पर गवर्नमेंट की जो भी एक्ट है वो एक्ट इन सब पर लागू होते हैं। जैसे कंपेंसेशन एक्ट है वो भी इन पर लागू, फैक्ट्री अधिनियम है वो भी इन पर लागू होता है। यानी कि इंडस्ट्री में जो कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा इन प्रशिक्षुओं को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं उत्तीर्ण रखी गई है। अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष होती है। जैसे 8वीं पास है तो उनके लिए 3 वर्ष होती है। अलग अलग जैसे कोई डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइम की प्रशिक्षण उनको दी जाती है। ठीक है, जिसमें प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। वही बोला है, स्टाइपेंड का मतलब होता है उनको रहने खाने का खर्चा दिया जाता है। उनको सैलरी के बेसिस पर कुछ नहीं मिलता, सैलरी के तौर पर उनको कुछ नहीं मिलेगा।
इस स्टाइपेंड का आधा भाग केंद्र सरकार द्वारा, आधा भाग उद्योग द्वारा वहन करता है। अब इनको जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसका कुछ भाग यानी कि आधा भाग सरकार द्वारा और आधा भाग उस इंडस्ट्री द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। ऐसे दस्तकार जिन्होंने 1 अथवा 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दस्तकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो, वे भी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी ने ITI के द्वारा 1 या 2 वर्ष का ट्रेनिंग ले रखी है तो वो भी इस शिक्षुता कार्यक्रम के द्वारा अपने प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है। उनके प्रशिक्षण काल में दस्तकारी प्रशिक्षण की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे दूसरा 8वीं पास है तो उसके लिए जैसे 3 वर्ष की होती है तो इनके लिए वो ट्रेनिंग पीरियड कम किया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का उद्योग नियमित नौकरी में रखने को बाध्य नहीं होता। अब जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई फ्रेशर लगा है तो इंडस्ट्री की ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में उसको नियमित नौकरी पर रखे। इसके लिए इंडस्ट्री किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। ठीक है। तो ये थे कि किसी न्यू वर्कर को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है। ठीक है। जो नेक्स्ट है फोरमैन या सुपरवाइजर के सामान्य कर्तव्य। अब कोई भी फोरमैन होता है उस फोरमैन के प्रबंध के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, कर्मचारी के प्रति भी कर्तव्य होते हैं और जो भंडार भवन एवं उपकरणों प्रति यानी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबंध के प्रति कर्तव्य। फोरमैन कर्मचारी वर्ग का मुखिया होता है, अतः इस नाते उससे प्रबंध समिति से संपर्क रखना आवश्यक होता है, अनिवार्य है। प्रबंध समिति द्वारा उसे किसी शॉप विशेष का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सौंपा जाता है। अब इंडस्ट्री में जो भी वर्कर कार्य करते हैं उन सभी वर्करों का जो मुखिया होता है वो होता है फोरमैन या सुपरवाइजर होता है। अब उस सुपरवाइजर जैसे वर्करों से यदि मैनेजमेंट कोई कार्य है तो वो सीधे सुपरवाइजर को बोलते हैं, सुपरवाइजर उन वर्करों से वो कार्य करवाते हैं। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट के जो कांटेक्ट में रहता है वो होता है सुपरवाइजर। ठीक है। तो सुपरवाइजर के द्वारा मैनेजमेंट कोई भी कार्य करवा सकती है। उसे कार्य प्रबंध से भलीभांति परिचित होना चाहिए ताकि वह अपने प्रयास, योग्यता और कुशलता के बल पर संयंत्र तथा उत्पादन पर उचित रूप से नियंत्रण रख सके। अब जो भी सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर को इंडस्ट्री में क्या कार्य चल रहा है उस कार्य के प्रति उसको पूरी तरह से उसका नॉलेज उसको होना चाहिए ताकि वो अपनी योग्यता या अपने एफर्ट के बल पर जो उत्पादन हो रहा है उन उत्पादनों को वो समय पर या पूरी तरह से कंप्लीट करने में वो कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, कि वर्करों पर वो नियंत्रण कर सके जिससे इंडस्ट्री के जो भी लक्ष्य है उन लक्ष्यों को वो पूरा किया जा सके। ठीक है। किसी कर्मचारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति के बारे में प्रबंध समिति को परामर्श देना। अब कि जो भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय कार्य करते हैं उनको किसी दूसरी जगह पर नियुक्ति देना, किसी दूसरी इंडस्ट्री में उसका स्थानांतरण करना या उसको समय पूरा होने पर उसको पदोन्नति देना, इन सभी की जो सिफारिश करता है वो सुपरवाइजर करता है। उसे अपने दायित्व को निभाने के लिए प्रबंध, निर्देशन तथा परीक्षण कार्य हेतु प्राप्त अधिकारियों का पूरा उपयोग करना चाहिए कि उसकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको जो अधिकार दे रखे हैं उन अधिकारों को उनके पूरा उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये थे तो मैनेजमेंट के प्रति। दूसरा है कर्मचारी के प्रति। अब वो वही कर्मचारियों का मुखिया होता है, इसलिए उनको कर्मचारियों को भी सुपरवाइजर को पूरा कर्मचारियों पर ध्यान देना होता है। ठीक है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना कि उनके अंडर में जितने भी वर्कर कार्य है उनको कार्य के लिए मोटिवेट करना। दूसरा है अपने कर्मचारियों के हित व कल्याण का ध्यान रखना कि उसके अंडर में जितने भी वर्कर कार्य करते हैं उन सभी वर्करों के उनके वेलफेयर से रिलेटेड बातों का उनका ध्यान रखे। यदि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उनसे रिलेटेड वो मैनेजमेंट को भी बोल सके। ठीक है। तीसरा है अपने कर्मचारियों को उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देकर योग्य बना। अब जितने भी वर्कर होते हैं उन वर्करों को उनसे उच्चतर यानी कि जैसे टोली नायक होते हैं उन पदों पर कार्य करने के लिए जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग देकर उन पदों के लिए योग्य बनाना भी एक सुपरवाइजर का कार्य होता है। ठीक है। अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार व पदोन्नति की सिफारिश करना। जो भी उसके अंडर में जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उन वर्करों में से जो भी वर्कर अच्छा कार्य कर रहा है, जिसकी इफ़िशियंसी अच्छी है, जो उत्पादन
अच्छा कर रहा है उनके लिए पुरस्कार व पदोन्नति की प्रबंध समिति को सिफारिश करना, ये भी एक कार्य होता है सुपरवाइजर का। ठीक है। तीसरा जो सुपरवाइजर का कर्तव्य होता है वो है भंडार सामग्री, भवन एवं उपकरणों के प्रति। तो इनके प्रति जो कर्तव्य होता है उसमें शॉप की प्रत्येक मशीन की सफाई का ध्यान रखना है। इंडस्ट्री में जो भी मशीनें कार्य कर दिया या जो भी कार्यशालाएं बनी हुई है उन कार्यशालाओं की मेंटेनेंस या उनकी साफ सफाई करवाने की पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, सुपरवाइजर की होती है। उत्पादन की विधियों को परिष्कृत एवं उन्नत करने की कोशिश करना। अब जो भी इंडस्ट्री में जो मटेरियल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उन टेक्नोलॉजी में यदि कोई सुधार की ज़रूरत है तो उस सुधार की कोशिश करना या प्रबंध समिति को सजेस्ट करना। ठीक है। शॉप को प्रत्येक मशीन की सुरक्षा के प्रति सजग रखना। जो भी वर्कशॉप में जो भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है उन सभी के सेफ्टी गार्ड्स का भी उन सुपरवाइजर को ध्यान रखना होता है। ठीक है। कच्ची सामग्री एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था समय पर करना। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं यदि उनको कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है या जो भी इंस्ट्रूमेंट की औजार की ज़रूरत पड़ रही है तो उनकी व्यवस्था सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। कच्ची सामग्री, औजार, उपकरण, उत्पादित सामग्री के शॉप में भंडारण की। और जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके पास जो रॉ मटेरियल है, जो भी औजार है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो इन सभी के रखने की व्यवस्था भी सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ये थे कि सुपरवाइजर के क्या कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि एचआरडी डिपार्टमेंट का इंडस्ट्री में क्या रोल है, यानी कि उद्योग में मानव संसाधन विकास प्रबंध की भूमिका। मुख्य रूप से इनके कुछ जो भी रोल होते हैं उनमें सबसे पहला होता है नियुक्ति एवं पदोन्नति, इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन। के इंडस्ट्री में जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं उन वर्करों को समय समय पर पदोन्नति देना या फिर इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए यदि नए लोगों की ज़रूरत है तो इन लोगों की नियुक्ति करना, ये कार्य होता है एचआरडी डिपार्टमेंट का। तो मानव संसाधन विकास विभाग का कार्य उद्योग में कर्मचारियों की नियुक्ति करना होता है, यानी कि जब भी उनको ज़रूरत है तो उन लोगों का रिक्रूटमेंट करना। और दूसरा है कि इंडस्ट्री में जो भी ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उन सभी की जो भी उनकी सूचनाएं होती है वो अपने पास रखकर यदि उनको पदोन्नति देने की आवश्यकता है तो पदोन्नति उनको समय पर दे देना, ये कार्य होता है एचआरडी डिपार्टमेंट का। सेकेंड वर्क है उनका प्रशिक्षण में, कि ट्रेनिंग में जो भी नए वर्कर को रिक्रूट किया गया है उन वर्करों को इंडस्ट्री के द्वारा एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि आपको इंडस्ट्री में किस प्रकार से कार्य करना है, या उनके ज्ञान को उसमें बढ़ाया जाता है उनके द्वारा कि इंडस्ट्री में आप इस प्रकार से कार्य करोगे। या फिर जो भी ऑलरेडी रिक्रूटेड जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड कर्मचारी होते हैं उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जैसे उनको कोई डिपार्टमेंट उनका चेंज किया जाता है या उनको किसी नई मशीन पर कार्य करवाया जाता है उससे रिलेटेड भी उनको प्रशिक्षण की देने की व्यवस्था मानव संसाधन विकास द्वारा की जाती है। ठीक है। थर्ड है प्रोत्साहन में, इन मोटिवेशन में। तो जो भी एचआरडी डिपार्टमेंट होता है क्योंकि इन वेतन इत्यादि के कार्य के लिए भी उत्तरदायी होता है, अतः यह कारीगरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी योजनाएं तैयार करता है जिसके कारण दक्ष कारीगरों को अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान कर उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। अब जो भी इंडस्ट्री में जो वर्कर कार्य करते हैं उन वर्करों को सैलरी देने का जो कार्य होता है, उनकी जो सैलरी बनाने का जो कार्य करता है वो एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं उन वर्करों के लिए तो एम्प्लॉय को जो सैलरी देने का जो कार्य किया जाता है वो एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो एम्प्लॉय वर्कर जो कार्य करते हैं उन वर्करों को मोटिवेट करने के लिए या उनकी जो भी कार्य करने की जो दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर योजनाएं चलाई जाती है, जिसको देकर या फिर उनको प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था की जाती है, जिससे जो वर्कर जो कार्य करते हैं वो अपना पूरा मन लगाकर कार्य कर सके। ठीक है। तो इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित करने का कार्य करता है वो होता है एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो फोर्थ है विवादों को सुलझाने में। अब आजकल क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में
अलग अलग संगठन बने हुए होते हैं उन इंडस्ट्री में, जैसे एम्प्लॉइयों का या वर्करों का जो संगठन बना हुआ होता है, कभी किसी कारण या उनकी समस्याओं के कारण वो मालिकों और वर्करों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उन आपस में जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का या उनको निस्तारण करने का जो कार्य करता है वो करता है एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। वो क्या है, दोनों पक्षों की समस्याएं सुनकर उन समस्याओं को निस्तारित करने की कोशिश करता है। तो ये जो उनकी समस्याएं होती है या उनके जो आपस में विवाद होते हैं, उन विवादों को सुलझाने का कार्य भी एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो एक एचआरडी डिपार्टमेंट की जो मुख्य तौर से जो इंडस्ट्री में जो भूमिका थी वो नियुक्ति एवं पदोन्नति, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और विवादों को सुलझाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।